दोस्तों नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 73 बरस पूरे हो गए भारत के संविधान को लागू हुए और यह 74वीं वर्षगांठ है। तो इस मौके पर सभी को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या इन 73 बीते हुए बरसों में कभी आपने कोई ऐसी आवाज सुनी जिसमें देश की सत्ता यह कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज चुनकर तो नहीं आते हैं, जनता तो उन्हें नहीं चुनती है, तो फिर वह अपने बारे में खुद फैसला कैसे ले सकते हैं और यह कहने वाला शख्स कोई दूसरा नहीं, देश का कानून मंत्री हो। इतना ही नहीं, यह आवाज भी आए कि संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने बंधक बना लिया है। संविधान के पन्नों को पलटिएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की ताकत उस संविधान की व्याख्या करने की है। अगर कार्यपालिका कुछ इधर उधर भटक जाए तो उसे संविधान के अनुसार पटरी पर लाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ही इस देश में होता है। लेकिन ताकत, और वह भी राजनीतिक सत्ता की ताकत, इस दौर में क्या मायने रखती है और क्या क्या हाशिए पर चला गया। तो ऐसे में सवाल, क्या गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान को समझने और संविधान के जरिए जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई उसे जानने की है, या फिर राजनीतिक सत्ता जिस अंदाज में चल पड़ी है उसका प्रभाव देश की समूची राजनीति पर पड़ा है। और सरकारों का मतलब सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं है, राज्यों के भीतर भी अपनी सत्ता की ताकत का एहसास वो राजनीतिक तौर पर लड़ते झगड़ते हुए इस बात को बतलाना चाहते हैं कि वही सही है क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। तो सवाल यह नहीं कि दरअसल जजेस की चुनना इस देश के भीतर में जनता का चुनना नहीं है, वह कॉलेजियम के जरिए चुने जाते हैं और राजनीतिक सत्ता को यह मंजूर नहीं। यह भी एक दूर की बात है कि एक रिटायर्ड जज ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बंधक बना लिया है और उस पर मोहर लगाने की स्थिति में देश के कानून मंत्री आ गए। और इतना ही नहीं, इस देश के उपराष्ट्रपति ने भी जिस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट में जजों के चुने जाने को लेकर सीधे सीधे भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियों पर आघात बता दिया, उसने भी सवाल खड़े किए, क्या वाकई अब संविधान की व्याख्या करने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट नहीं, खुद सत्ता है, सरकारें हैं। क्योंकि स्थिति तो ऐसी भी आ गई और टकराव की परिस्थिति तो ऐसी भी आई जब फेडरल स्ट्रक्चर इस देश का चकनाचूर होते हुए दिखाई दिया। और यह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 26 जनवरी यानी आज ही के दिन तेलंगाना में कुछ ऐसा नजारा नजर आया जहां पर वहां पर गवर्नर के हाउस में जब 26 जनवरी को सलामी ले रहे थे वहां के गवर्नर, तो वहां मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और वहां की सरकार ने इस बात का अंदेशा भी दे दिया कि हमें गवर्नर की जरूरत नहीं है क्योंकि राजनीतिक टकराव है। और यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ चुकी है जहां पर हर चुनी हुई सत्ता को लगता है वह संविधान से ऊपर है? क्या उसे लगता है इस देश के नियम कायदे बनाने की ताकत उसकी राजनीतिक सत्ता में ही समाई हुई है? हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन है और इस देश की लाइन है उसका आप पालन कीजिए और राज्यपाल जिस परेड की सलामी लेंगे उसकी व्यवस्था कीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम इस बात को रखें, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ जाने चाहिए। सीबीआई को 6 राज्यों ने कहा घुसने नहीं देंगे। जब इस देश के भीतर में किसानों को लेकर कानून बना तो तमाम राज्यों के विधानसभाओं के भीतर से यह आवाज आई कि राज्यों के अधिकारों पर केंद्र सरकार चल पड़ी है। जब एक देश एक टैक्स के जरिए जीएसटी का जिक्र हुआ और जीएसटी कलेक्शन को लेकर राज्यों को पैसा नहीं मिला, तब भी यह सवाल उठा कि राज्यों की वित्तीय अवस्था भी केंद्र सरकार चाहती है कि उस पर टिक जाए। लेकिन आज शुरुआत तो सुप्रीम कोर्ट से करनी होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट की इस चकाचौंध भरी तस्वीर को आप देख रहे हैं तो हमें लगता है कि हम इस मौजूदा वक्त में जो संकट संविधान को लेकर चुनी हुई राजनीतिक सत्ताओं के भीतर भर चुका है अपनी ताकत के एहसास के साथ कि एब्सोल्यूट पावर तो हमारे पास है, तो ऐसे में किसी की क्या महत्ता हो सकती है। तो एक तस्वीर 2019 की आपको जरूर देखनी चाहिए। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है।
2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा जीत के आए तो इस बार वो संसद की चौखट पर नतमस्तक नहीं हुए। वो नतमस्तक हुए भारत के संविधान के सामने, भारत के संविधान की कॉपी और उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नतमस्तक होना, जो संकेत दे रहा था क्या वाकई इस देश के भीतर में एक वक्त इमरजेंसी भी तो लगी थी और संविधान ताक पर रखा गया था, लोगों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। तो क्या वाकई इस दौर में 2019 में प्रधानमंत्री मोदी इस एहसास को समझ चुके हैं कि क्या वाकई संविधान के आश्रय ही देश चल सकता है, गवर्नेंस चल सकती है, और उसको जो एक एक शब्द लिखे गए और संविधान सभा में बड़ी मशक्कत हुई उसका पालन होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जो मामला शुरू हुआ, वह शुरू होते होते इस अवस्था में आ गया कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी राजनीतिक सत्ता से टकराव लेने की मनस्थिति बना ली, यानी मेंटल लेवल पे खुद को लेकर आ गई। और जिन जजों की नियुक्ति का पूरा प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, उसको अगर सरकार ने खारिज कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर दिया जिस रिपोर्ट को आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ ने तैयार किया, और उन्होंने जो जजेस की नियुक्ति होने वाली है उनके बारे में जो रिपोर्ट थी उसे खुले तौर पर रख दिया। क्या यह संभव है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा इससे पहले कभी करता, या क्यों नहीं कर सका? लेकिन एक दूसरा सवाल भी इसके समानांतर है। क्या यह संभव है कि कोई राजनीतिक सत्ता और उसके कानून मंत्री यह कहें कि जनता तो हमें चुनती है और हमारी जिम्मेदारी जनता को लेकर है, आपके पास तो जनता आती नहीं है, आपको चुनती नहीं है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? सारी जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है। क्या यह टकराव है? क्या यह संविधान की नई व्याख्या है? क्या यह राजनीतिक सत्ता का अपनी ताकत का एहसास कराना, वो भी सुप्रीम कोर्ट को, यह उसकी पहल है? यह कौन सी परिस्थिति और इन सब के बीच जो रिपोर्ट सौंपी गई रॉ और आईबी की, जिसे माना जाता है कि बहुत संवेदनशील रिपोर्ट होती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया, यह कहते हुए कि खुद ही देख लीजिए कि क्या रॉ कह रही है, क्या आईबी कर रही है। तब ऐसे में सवाल सिर्फ टकराव भर का नहीं है। संविधान के दायरे में किसी भी देश का चलना और कानून का राज होना पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन अगर वो पहली प्राथमिकता राजनीतिक सत्ता के ताकत के हिस्से में चली जाए तब क्या क्या हो सकता है, इसके एहसास भर से आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि यह पहला मौका है कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो आंध्र प्रदेश से निकलकर जो तेलंगाना बना और वहां की जो राजनीतिक सत्ता मौजूदा वक्त में केसीआर की है, उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस की कोई औपचारिक परेड और गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा। इतना ही नहीं, अब जब बजट सत्र 3 तारीख से शुरू होगा तो उसमें विधान परिषद और विधानसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें सरकार की उपलब्धियों का पूरा खांचा राज्यपाल पढ़ते हैं और राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा शुरू होती है। लेकिन यह भी कह दिया गया हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्रियों को जरूरत नहीं है राज्यपालों की, और राज्यपालों से टकराव की स्थिति में आधे दर्जन राज्य इस दौर में आ चुके हैं। केरल, बंगाल, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र सभी अपने तौर पर टकरा रहे हैं राज्यपालों से। लेकिन अगर मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल की जरूरत नहीं है, मौजूदा देश की सत्ता को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, और संविधान का जाप अगर हर कोई कर रहा है और संविधान की शपथ लेकर पद पर बैठ रहा है, तो अगला सवाल यही है कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र को कैसे याद किया जाए और किस रूप में रखा जाए। क्या यह एक अंधेरी गुफा के समान इस देश की राजनीतिक सत्ता ने संविधान को ही कहीं गुम तो नहीं कर दिया है? क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ किसी राज्य ने कहा हमें गवर्नर की जरूरत नहीं, मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जो सेंटर की गाइडलाइंस हैं उसके तहत ही 26 जनवरी मनाई जाए। और फिर यह तय हुआ कि जो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड है वहां पर राज्यपाल जाएंगी। लेकिन राज्य सरकार ने 2-3 बातों का जिक्र किया, उसमें कहा कि दरअसल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण से
खतरे में परिस्थितियां, ऐसे में आप वहां नहीं जाएं और हम भी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे में नहीं कर पाएंगे। जबकि हर किसी को पता है कि एक हफ्ते पहले ही उसी तेलंगाना के खम्माम में एक रैली हुई जिसमें 5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। तो ऐसे में वहां की हाईकोर्ट ने कहा आप रिपोर्ट दीजिए। जब आप कोरोना वायरस का जिक्र करते हैं और 26 जनवरी की उस परेड में राज्यपाल को जाने से रोकते हैं, तो आपने राज्य में कौन से नियम कानून लागू कराए हैं? उसकी रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है, लेकिन कई बातें इंगित करती हैं कि राज्यों को राज्यपाल नहीं चाहिए। और खम्माम की बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी थी, कोई बीजेपी का नहीं था, गैर बीजेपी शासित राज्य थे। केंद्र में बीजेपी की सत्ता है जिसे सुप्रीम कोर्ट को हाँकना है अपने लिहाज से, और राज्यों में जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है उन्हें गवर्नर को हाँकना है अपनी स्थिति में। इन दोनों परिस्थितियों के बीच जरा चलने की कोशिश आज कीजिएगा, क्योंकि सवाल गणतंत्र दिवस के दिन का और इस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन का है। जो कहा गया उसमें लेटर जो गवर्नर को दिया गया राज्य की सरकार के जरिए, उसमें कहा गया ध्वजारोहण कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस समारोह की अन्य औपचारिकताओं को राजभवन तक ही सीमित रखें। यानी सारे कार्यक्रम आप राजभवन में करें, आपको सिकंदराबाद परेड ग्राउंड जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो खम्माम में बैठक हुई थी उसमें जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, सभी ने उस भाषण में एक सुर से इस बात का ऐलान किया था कि राज्यपाल और कोई नहीं, केंद्र की सत्ता भेजती है। और हर के जुबा पर निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। और इस दौर में जब कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर से नहीं बल्कि तमाम जगहों से आवाज आ रही है कि मोदी सत्ता को सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं है। इन 2-3 परिस्थितियों से आगे निकलते निकलते हमें लगता है बहुत सारी चीजों से आप टकराएंगे, जहां पर यह बात भी निकल कर आएगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, सुप्रीम कोर्ट पर संविधान बंधक बनाने का आरोप लगाया जाता है, तेलंगाना के राज्यपाल को परेड की सलामी लेने नहीं दी जाती है, तो अगला सवाल यह भी है कि दिल्ली में आवाज आती है कौन है एलजी? क्या ये गवर्नर जनरल की तरह हमें अंग्रेज जैसे भेजते थे वैसे भेजा गया है? बंगाल में याद कीजिए जब राज्यपाल धनखड़ हुआ करते थे, उस वक्त का टकराव, और वो धनखड़ जब देश के उपराष्ट्रपति बन गए, उन्होंने वक्त नहीं लगाया इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर ले लें, जजों की नियुक्ति को निशाने पर ले लें, क्योंकि यही पारदर्शिता बीजेपी के भीतर या सत्ता के भीतर या मोदी की ताकत के भीतर है कि जिसे भी करीब आना है, जिसे भी कुछ चाहिए, ऐसे में उनकी पॉलिसी के साथ खड़े हों। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद की मर्यादा उपराष्ट्रपति भूल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद की मर्यादा देश के कानून मंत्री भूल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद की मर्यादा देश के मुख्यमंत्री तक भूल जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पद की मर्यादा अलग अलग राज्यों में तालमेल बनाने की परिस्थितियों में गवर्नर भी भूल जाते हैं। और हम आप जिक्र कर रहे हैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वह भी गणतंत्र दिवस के मौके पर। सवाल इतना भर नहीं है, सवाल तो इस परिस्थिति में शायद हर उस अवस्था का है जो मौजूदा वक्त में उस ताकत को कटघरे में खड़ा कर रही है जहां पर ताकत के समानांतर कोई सवाल नहीं कर सकता हो, और उस सवाल के दायरे में कोई भी इंस्टीट्यूशन आ जाए, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल उठे, उस पे अमेरिका ने पहले कहा सोमवार के दिन कि दोनों देशों के साझा मूल्य यानी भारत और अमेरिका को 2 संपन्न और जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं। मतलब बहुत साफ था कि 48 घंटे पहले अमेरिका भी बीबीसी की रिपोर्ट को मान्यता दे नहीं रहा था, लेकिन कल ही वहां के प्रवक्ता निकल कर आए, नेड प्राइस, उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता प्रमुख है। पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के महत्व को हाईलाइट्स करने का यह सही समय है, और ऐसा भारत में भी लागू होता है। यानी जिस मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको लेकर अमेरिका भी मान्यता दे रहा है, तो क्या मौजूदा वक्त में सत्ता को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मीडिया की स्वतंत्रता भी बर्दाश्त नहीं है?
मौजूदा वक्त में जो भी चुनी हुई राजनीतिक सत्ता चाहे किसी भी स्तर पे हो, उसे संविधान के चेक एंड बैलेंस बर्दाश्त नहीं है। यह इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से जब सवाल पूछा गया, वहां के प्रवक्ता के जरिए, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, तो उन्होंने कहा कि वाशिंगटन दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का सपोर्ट करता है। हम लगातार डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को हाईलाइट करते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, धार्मिक विश्वास चुनने की आजादी, ह्यूमन राइट्स मजबूती से शामिल हैं, जिससे हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। यही एक पॉइंट है जिससे हम दुनिया भर में अपने रिश्ते बनाते हैं, और इसी पॉइंट पर भारत के साथ भी हमारे रिश्ते को मजबूती मिलती है। भारत के प्रवक्ता जो विदेश मंत्रालय के हरिंदम बागची, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है, यह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। बात आई गई नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अगर यह सवाल उठ रहा है, और इस दायरे के भीतर में हमको लगता है एक रिपोर्ट का जिक्र आज फिर करना चाहिए, जो एक अमेरिकी एक्टिविज्म की रिपोर्ट, जो उसकी रिसर्च है, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट जो आई, जिसने भारत के उस कॉरपोरेट को कटघरे में खड़ा कर दिया जिसके संबंध और सरोकार राजनीतिक सत्ता के साथ बहुत ताकतवर तरीके से जुड़े हैं। अडानी इसको लेकर कॉरपोरेट सेक्टर के भीतर किस तरीके से अपने नेटवर्थ को बढ़ाने की जो सोच है और उसके जरिए जो मूल्यांकन किया जाता है शेयर बाजार में, वह पूरी डामाडोल स्थिति। यानी ध्यान दीजिए, जो ताकत है वो किसी भी चीज को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। वो नहीं चाहती है कि कोई उससे सवाल करे, और सवाल का यह दायरा छोटे छोटे परिप्रेक्ष्य से निकलकर, क्योंकि याद कीजिए जब इस देश के भीतर में भीड़ तंत्र के तहत लोगों को मारा जा रहा था, सड़कों पर हत्याएं हो रही थी, तब सवाल था कि कोई रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं कहता है। यह सवाल हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम के दायरे में क्यों देखा जा रहा है। उन राज्यों में भी यह सवाल उठा जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी। सवाल था कि संविधान है और एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत चीजें चलनी चाहिए। उस दौर में आंखों पर पट्टी बांधी गई। पट्टी बांधने का यह सिलसिला बुलडोजर तक आया, जिसमें बुलडोजर क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। बिहार के हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट के एक जज ने इस पर सवाल किया, मजाक बना रखा है आपने, कैसे कैसे लोगों को चुन कर ले आते हैं जो कहते हैं बुलडोजर चला दो, यह कोई न्याय प्रक्रिया है। इन परिस्थितियों के भीतर सब कुछ चलता रहा, और धीरे धीरे यह परिस्थिति होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और टकराव की इस स्थिति ने पहली बार राज्यपाल को गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड की सलामी भी लेने से मना कर दिया। और राजभवन में जब कार्यक्रम हुआ तो राज्यपाल के साथ खड़े होने की स्थिति में वहां के मुख्यमंत्री ने नहीं पाया, केसीआर ने। तो राजनीतिक टकराव की यह परिस्थिति संविधान को खत्म कर रही है। टकराव की यह परिस्थिति संविधान को सत्ता के अनुकूल परिभाषित करना चाहती है। राजनीतिक सत्ता के टकराव की यह परिस्थिति उस पूरे चेक एंड बैलेंस को बिगाड़कर अपने अनुकूल की परिस्थितियां चाहती है। क्योंकि लड़ाई तेलंगाना में भी इस बात को लेकर हुई थी कि एमएलसी की एक नियुक्ति होनी, और राज्यपाल से वहां की सरकार कह रही थी हमारे इस नेता को आप नामांकित कर दीजिए, जिसको राज्यपाल ने नहीं किया। यह अगस्त 2021 का सवाल है। वहां से चीजें शुरू हुई और होते होते 26 जनवरी तक आकर खड़ी हो गई, जिसमें हाईकोर्ट को भी कूदना पड़ा। हाईकोर्ट भी राजनीतिक सत्ता के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा अगर वहां पर विधानसभा और वहां की सत्ता यह कहे हम नहीं चाहिए हमें राज्यपाल, तो वो क्या करेगा। तो क्या केंद्र वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दे? वही केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट को मान्यता नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर रहा है, और इस बात का जिक्र कर रहा है कि आपको जनता ने नहीं चुना है। तो क्या इस देश के भीतर में हर इंस्टीट्यूशन को लेकर, चाहे वो सीबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे ईडी का डायरेक्टर हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे सीएजी हो, कोई भी, यानी तक यहां तक कि जो इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, क्या सबको जनता के जरिए अब चुना जाना चाहिए? जजेस भी जनता के द्वारा चुने जाएं, और यह मान लिया जाए कि इस देश में जनता जिन्हें चुनेगी उन्हीं को उस पद पर बैठने की जरूरत है, और चुनाव ही सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक है। जबकि लोकतंत्र के इस प्रतीक को लेकर भी बहुत सारे सवालिया निशान विपक्ष के राजनीतिक दल लगातार उठा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इस नई परिभाषा को 73 बरस विधानसभा के भीतर से लेकर
केंद्र की सत्ता और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में परखने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि पहली बार संकेत बहुत साफ है कि राजनीतिक सत्ता जिसे जनता चुनती है वह पूरी ताकत अपने पास रखना चाहती है, वो इंस्टीट्यूशन कोई भी हो। यानी क्रूर कहिए, विभत्स कहिए, इस सियासी राजनीति के दायरे में पिसना इस देश की जनता को ही है क्योंकि उसके सारे अधिकार उस संविधान से जुड़े हैं जिस संविधान को परिभाषित राजनीतिक सत्ता अपने हिसाब से करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर इस देश में मौजूद है और टकराव उसी बात को लेकर इस देश में खड़ा हो गया है। 3 संकट सबसे बड़े। पहला संकट, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अनुकूल परिभाषित अगर कोई राजनीतिक सत्ता करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। अगर संसद के हिसाब से और संविधान के हिसाब से भी संविधान की व्याख्या करने की ताकत अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को चैलेंज अगर चुनी हुई सत्ता करती है तो इस टकराव को लेकर फैसला कैसे होगा। और जब राज्यों के मुख्यमंत्री कहने लगे हमें आपके इंस्टीट्यूशंस की जरूरत नहीं है, कभी सीबीआई की एंट्री इसलिए हमारे यहां होती है कि आप राजनीतिक तौर पर हमें निशाने पर लेते हैं और बात होते होते गवर्नर तक पहुंच गई, तो इस टकराव पर फैसला कौन करेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, एक दूसरे के आरोप के तहत हर कोई कटघरे में है और जब देश की समूची व्यवस्था को ही कटघरे में राजनीतिक सत्ता ने अपने कर्मों से कर दिया है तो व्याख्या करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बचा और कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करने की ताकत हर कोई अपने पास रखना चाहता है, यह कहते हुए जनता ने हमें चुना है। तो फिर इन 3 सवालों का अंत कहां किया जाए। क्या इस बात को लेकर किया जाए कि इस देश में आने वाले वक्त में भारत की राजनीति और क्रूर होने वाली है, 2024 के बाद की स्थितियां कितनी नाजुक होगी उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं और ये संकेत बतलाते हैं कि अब इस देश में राजनीतिक सत्ता के सामने संविधान के मुताबिक चेक एंड बैलेंस की स्थिति खत्म हो रही है। खत्म हो जाएगी क्या, इसी सवाल पर आप सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राजनीति को आपने कितनी ताकत दे दी या उस राजनीतिक सत्ता ने कितनी ताकत अपने लिहाज से बटोर ली जनता के नाम पर, नागरिकों के नाम पर, वोटों की तादाद और उसकी संख्या के हिसाब से। यह सोचने और समझने का वक्त, उसके आगे की परिस्थितियों को अब देखना और शायद पहल करने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।